Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7 civics first chapter Equality in Indian Democracy. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने देखा इक्वालिटी क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्लस 2 स्टोरीज हमने रीड की कि किस तरीके से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है जस्ट बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हैं. ओके, सो रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस वीडियो. लेट्स बिगिन. So we were on page number 9 and the topic is recognizing dignity. अपनी डिग्निटी को, आत्मसम्मान को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना. You have understood by now, अभी तक आप समझ गए होंगे that the caste we are born into, कि जिस कास्ट में, जिस जाति में हम पैदा हुए हैं, the religion we practice, जिस धर्म को हम मानते हैं, the class background we come from, किस क्लास बैकग्राउंड से हम आते हैं, whether we are male or female, हमारा जेंडर क्या है. These are often the things that determine why some people are treated unequally. ये सब चीज़ों की वजह से कुछ लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. ओम प्रकाश वाल्मीकि को अनइक्वली क्यों ट्रीट किया गया? क्योंकि वो अलग कास्ट से आते थे, एंड अंसारीज क्योंकि वो डिफरेंट रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है, their dignity is violated, तो उनकी जो डिग्निटी है, जो आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुंचती है. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because of the way in which they were treated. तो दोनों ही ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज की डिग्निटी को वायलेट किया गया, जैसा ट्रीटमेंट उन्हें मिला, जैसा व्यवहार उनके साथ किया गया. बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, उसको पिक करके उससे पूरा स्कूल को स्वीप कराना, साफ कराना. बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, सिर्फ उसकी कास्ट की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि's स्कूलमेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली. ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूलमेट्स ने और टीचर्स ने उसकी डिग्निटी को, उसके सम्मान को बैडली हर्ट किया है, एंड मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल. और उसको ऐसा फील कराया कि बाकी स्टूडेंट्स से वो अलग हैं, उनके बराबर वो नहीं है. बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन. क्योंकि वो एक बच्चा था, तो वो कुछ नहीं कर सकता था जैसा लोग उसको ट्रीट कर रहे थे उसके बारे में. इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट. तो उनके फादर थे, जब उन्होंने देखा कि उनके जो सन है उससे स्वीपिंग का काम कराया जा रहा है, तो उनको गुस्सा आया इस अनइक्वल ट्रीटमेंट के लिए, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स. उन्होंने टीचर्स को कन्फ्रंट किया, उनसे बात भी की. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartment to them. Ansaris की dignity को भी hurt किया गया जब उनको मना कर दिया गया अपार्टमेंट देने के लिए. However, when the property dealer suggested that they change their name, जबकि जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपना नाम बदल लीजिए, it was their dignity or self respect that made them refuse this suggestion. तब उनकी डिग्निटी, उनके आत्मसम्मान ने ही उन्हें ऐसा करने से रोका. ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ये दोनों ही डिजर्व नहीं करते हैं इस ट्रीटमेंट को. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, वो उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी ही इज्जत, सम्मान एंड डिग्निटी डिजर्व करते हैं एज एनीवन एल्स, जैसा कि कोई दूसरा. इन द 1975 फिल्म दीवार, 1975 की मूवी दीवार के 3 स्टिल्स आपको गिवन है आपकी बुक में. अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूज टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन एट हिम. इसमें एक बच्चा है जो कि जूते पॉलिश करने का काम करता है, और जो पर्सन है वो उसे पे करते हैं बाय थ्रोइंग अ कॉइन एट हिम. क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, उन्हें लगता है कि शायद ये काम उतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता, बट जो बच्चा है वो पैसे उठाने से मना कर देता है. ही फील्स दैट, उसको ऐसा लगता है, देयर इज डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज, कि जो वो काम कर रहा है उसमें उसकी डिग्निटी है, उसका सम्मान है. एंड इंसिस्ट दैट हिज फी शुड बी गिवन रिस्पेक्टफुली, और इंसिस्ट करता है कि पैसे उसको उठाकर हाथ में दिए जाए, उसकी जो फ़ी है वो उसको रिस्पेक्टफुली पे की जाए. एंड देन लेटर इन द मूवी दिस बॉय ग्रोन अप एज अमिताभ बच्चन, और उनका एक फेमस डायलॉग भी है, आपने सुना भी होगा, कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. भारत के लोकतंत्र में इक्वालिटी, समानता. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो सभी लोगों को बराबर मानता है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, इसका मतलब है कि देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, सभी कास्ट के लोग, रिलीजन के, ट्राइब के, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल.
उन सभी को बराबर समझा जाएगा। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि इनइक्वालिटी खत्म हो गई है, इट डजंट, वो खत्म नहीं हुई है, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकग्नाइज्ड। लेकिन इंडिया में कम से कम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को रिकग्नाइज करता है कि सभी लोग इक्वल है, वाइल अर्लियर, जबकि पहले नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। कोई भी कानून नहीं था जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन या उनके इल ट्रीटमेंट से बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। नाउ देर आर सेवरल, अब कुछ लॉज ऐसे हैं दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, जो ये देखते हैं कि लोगों को डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए और इक्वली ट्रीट किया जाए। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सबसे पहला तो ये है दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून सबके लिए बराबर है। What this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. इसका क्या मतलब है कि सभी लोग, चाहे वो भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हो या फिर कोई डोमेस्टिक वर्कर हो कांता जैसे, सभी के लिए कानून बराबर है और सभी को उन्हें ओबे करना है। सेकंड, दूसरा क्या है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट, रेस के हैं, कहीं पर उनका बर्थ हुआ है या फिर मेल या फीमेल है। थर्ड वन इज एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर सभी का एक्सेस है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बेदिंग घाट्स। Fourth one is untouchability has been abolished. अनटचेबिलिटी में कुछ कास्ट के लोगों को अनटचेबल माना जाता है, उनको कई जगहों पे जाना अलाउड नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर काम ही है कि आप सिर्फ यही कर सकते हैं, ऐसी जो मेंटालिटी है लोगों की, या फिर आप ऐसा बिहेव करते हैं किसी के साथ तो वो फिर लॉ के अगेंस्ट है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको अबॉलिश किया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। ओके, सो ये 4 प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लॉ सबके लिए इक्वल है, सभी लोग लॉ के सामने कानून की नज़रों में बराबर है, किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट, जेंडर, कलर, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रिलीजन के बेसिस पे पब्लिक प्लेसेस पर सभी का एक्सेस होगा और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। द 2 ways in which the government has tried to implement the equality, 2 तरीकों से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है कि सभी लोगों को इक्वल बनाए, that is guaranteed in the constitution is first through laws, एक तो कानून के द्वारा, and second through government programs और schemes to help disadvantaged communities। अब कुछ कम्युनिटीज ऐसी रही हैं जिनको कि पास्ट में ऊपर आने का मौका ही नहीं मिला, तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए हैं गवर्नमेंट ने ताकि उनको भी इक्वल लेवल पर लाया जाए दूसरों के जैसे। देर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। कुछ लॉज हैं जिसमें कि हर पर्सन को राइट है, अधिकार है कि उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। इन एडिशन टू द लॉज, और लॉज के एडिशन में ही द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरीज। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई है उन कम्युनिटीज़ के लोगों को इक्वल लेवल पर लाने के लिए जिनको कि कई सेंचुरीज से, कई 100 सालों से जिनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है। These schemes are to ensure greater opportunities for people who have not had this in the past। और इन स्कीम्स में उन लोगों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है जिनको कि वो पहले नहीं मिली, पास्ट में नहीं मिली। One of the steps taken by government includes the midday meal scheme। और ऐसे ही गवर्नमेंट के स्टेप्स में से एक है मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या होता है, दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। जितने भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री यानी कि क्लास 1 to 8 के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उन सभी को कुक्ड लंच मिलेगा, बना हुआ खाना मिलेगा। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट
स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम? इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कौन सा स्टेट है जहां पर मिड डे मील स्कीम स्टार्ट हुई? इट वॉज तमिलनाडु. And in 2001, the Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their school within 6 months. और उसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी स्टेट गवर्नमेंट अगले 6 महीनों में इसे स्टार्ट करें उनके स्टेट्स में. दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जिसमें कि दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल. बहुत सारे जो गरीब बच्चे थे अब वो स्कूल में आने लगे रेगुलरली और उन्होंने वहाँ पर एनरोल कराया. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल. टीचर्स की रिपोर्ट है कि पहले बच्चे लंच में घर जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे, बट नाउ विद द मिड डे मील स्कीम बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल, बट अब क्योंकि मिड डे मील स्कूल में ही उन्हें दिया जाता है, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड. उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हुई है. The mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day, और जो मदर्स हैं उन्हें अपना काम इंटरप्ट करना पड़ता था, बीच में रोकना पड़ता था बच्चों को खाना खिलाने के लिए, हैज़ नो लॉन्गर नीड टू डू सो. अब ऐसा करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है. दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. और एक तरीके से जो कास्ट प्रेजुडिस है, जो जाति के आधार पे भेदभाव होता था, वो भी ख़त्म हो गया है, वो भी कम हुआ है, क्योंकि सभी कास्ट के बच्चे एक साथ मिलके खाना खाते हैं. एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील. और कई जगहों पर तो जो खाना बनाने के लिए दलित वुमेन को रखा गया है. द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी. और इसने इस तरीके से भी हेल्प की है. एक तो हंगर कम हुआ है पुअर स्टूडेंट्स में, जो कि पहले स्कूल आते थे लेकिन पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका जो स्टमक है वो एम्प्टी होता था, खाली होता था. एक पिक्चर भी आपको यहाँ पर दी है, चिल्ड्रन बीइंग सर्व्ड देयर मिड डे मील एट अ गवर्नमेंट स्कूल इन उत्तराखंड. ओके. While government programs play an important role in increasing equality of opportunities, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन. लेकिन अभी बहुत कुछ है जो करना बाकी है. वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल. मिड डे मील ने हेल्प की है कि जो पुअर चिल्ड्रन है वो अभी ज़्यादा एनरोल होने लगे हैं स्कूल में, उनकी अटेंडेंस इंप्रूव हुई है. There continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. लेकिन जो स्कूल्स हैं जिनको रिच अटेंड करते हैं और जिनको पुअर अटेंड करते हैं उनमें अभी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. अभी भी कुछ ऐसे स्कूल है हमारे देश में जिसमें कि जो दलित बच्चे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है और उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जिसमें इनकी डिग्निटी जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, उसको वायलेट किया जाता है. This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. और ये इसलिए है क्योंकि लोग उनको इक्वल समझते ही नहीं है अपने, हालांकि हमारा जो कानून है वो ऐसा कहता है. वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली. और इसका एक कारण ये भी है कि लोगों का एटीट्यूड ऐसा ही रहा है और वो धीरे धीरे चेंज होगा. इवन दो पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, लोगों को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन कानून के खिलाफ है, दे कॉन्टिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली. वो अभी भी लोगों को अनइक्वली ट्रीट करना कॉन्टिन्यू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन. सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट का है, उनका रिलीजन आपसे डिफरेंट है, वो डिसेबल है, इकोनॉमिक स्टेटस आपसे कम है, या फिर सिर्फ इसलिए कि वो विमेन है. इट इज़ ओनली वेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर. ये सिर्फ तभी होगा जब लोग बिलीव करना शुरू करेंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है या फिर मैं सुपीरियर नहीं हूँ. एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. और हर पर्सन डिजर्व करता है ट्रीटमेंट विद डिग्निटी. दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज. और कि ये प्रेजेंट एटीट्यूड जो है ये चेंज हो सकता है. एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल है, एंड वन इन विच
individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. और बहुत सारे individuals ने, बहुत सारे communities ने इसमें contribute भी किया है, जिनके बारे में हम चैप्टर में बाद में रीड करेंगे. अभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वंस सेल्फ रिस्पेक्ट. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पर जीने में कोई ग्रेस नहीं है, ये बहुत डिसग्रेसफुल है. सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ. सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का. विदाउट इट मैन इज साइफर. इसके बिना मैन, आदमी जो है वो कुछ नहीं है, जीरो है. टू लिव वर्डली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज़ टू ओवरकम डिफिकल्टीज. और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने के लिए आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करना होगा. इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन. सिर्फ हार्ड वर्क से और लगातार स्ट्रगल से ही वन कैन डिराइव स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन. आप स्ट्रेंथ, बल को, कॉन्फिडेंस, विश्वास को और रिकॉग्निशन, मान्यता को प्राप्त कर सकते हैं. मैन इज मॉर्टल. ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है, यानी कि अल्टीमेटली उसको खत्म ही होना है. एवरीवन हैज टू डाई सम डे और द अदर. हर किसी को मरना है एक ना एक दिन. But one must resolve to lay down one's life in enriching the noble idea of self-respect and in bettering one's human life. लेकिन हर किसी को रेजोल्यूशन लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि वो अपनी लाइफ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएगा और दूसरों की लाइफ भी बेटर बनाएगा, यानी कि दूसरों को भी डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करेगा. नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव अ लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जिंदगी जीना किसी भी ब्रेव मैन के लिए इससे डिसग्रेसफुल कुछ नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. ये तो हमने इंडिया की बात की. अभी दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर क्या इश्यूज हैं इक्वालिटी को लेकर. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी. अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत अकेला ऐसा देश है, अकेली ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पर इनइक्वालिटी है, एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, या जहां पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. सच ये है कि बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पर कम्युनिटीज स्ट्रगल कर रही है इक्वालिटी के लिए और ये वहाँ का की इशू है. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल. यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, जो वहाँ के नेटिव लोग नहीं हैं, उनको, उनके एंसेस्टर्स को अफ्रीका से अमेरिका ले जाया गया था बहुत पहले एज स्लेव्स, दासों की तरह काम करने के लिए. वो अपनी लाइफ को वहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है. दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट फॉर अमेरिकन अफ्रीकन. और ये तो तब है जबकि 1950s में एक मूवमेंट हुआ था इनको इक्वल राइट्स देने के लिए अफ्रीकन अमेरिकन्स को. प्रायर टू दिस, और इससे पहले, अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स. उनके साथ बहुत ज़्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ. और कानून भी नहीं था कोई इक्वालिटी के लिए. 1950s में मूवमेंट हुआ कानून बनाने के लिए, लेकिन अभी भी सिचुएशन सेम ही है. इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे ईदर हैड टू सिट एट द at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wish to sit. जैसे कि अगर वो बस में ट्रैवल कर रहे थे तो वो सबसे पीछे बैठेंगे और अगर कोई वाइट पर्सन आता है तो उनको खड़े हो जाना होगा, अपनी सीट को छोड़ देना है. रोजा पार्क्स 1913 to 2005 was an African American woman. रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी. Tired from the long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on December 1st, 1955. December 1st, 1955 को वो बस से जा रही थी. काम के बाद बहुत थक गई थी तो उन्होंने मना कर दिया एक वाइट पर्सन को अपनी सीट देने से. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated. तो उनके इस रिफ्यूज़ल के बाद, मना करने के बाद, एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ पर शुरू हुआ एंड विच केम टू बी नोन एज सिविल राइट मूवमेंट, और उसको सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाना गया. द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ऑरिजिन. तो सिविल राइट एक्ट 1964 के अगेंस्ट वो प्रोहिबिट करता है
मना करता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को जो किसी के साथ होगा रेस, रिलीजन या फिर उनके नेशनल ओरिजिन की वजह से, कि वो किस नेशन से आए हैं, कहाँ का उनका ओरिजिन है. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. तो पहले क्या था, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो चिल्ड्रन थे उनके लिए स्कूल्स भी अलग थे. तो अब ये कहा गया कि वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं और जो स्पेशली उनके लिए स्कूल बनाए गए थे अब उन्हें उसको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. हाउएवर डिस्पाइट दिस, इसके बाद भी अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कॉन्टिन्यूज टू बी अमंग द पोरेस्ट इन द कंट्री. अभी भी ज़्यादातर जो लोग हैं अफ्रीकन अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं वो वहाँ के सबसे गरीब लोगों में से है. मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स. ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स को ही अटेंड करना अफोर्ड कर पाते हैं. दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़, जिनमें कि कम फैसिलिटीज़ हैं, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, और टीचर्स जो है वो भी वेल क्वालिफाइड नहीं है एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल. अगर कंपेयर करें हम जो जिन स्कूल में वाइट चिल्ड्रन जाते हैं उनसे, या तो वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स, या फिर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी प्राइवेट स्कूल जैसे ही हाईली रेटेड है. रोजा पार्क्स एंड अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, रोजा पार्क्स जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, चेंज द कोर्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री को उन्होंने चेंज किया विद वन डेफिएंट एक्ट. डेफिएंट मीन्स किसी काम को करने से, किसी को ओबे करने से रिफ्यूज़ करना, मना कर देना. तो उनके इस एक्ट ने जो अमेरिकन हिस्ट्री है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया. एक्सर्प्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के कुछ एक्सर्प्ट, कुछ पार्ट्स, अंश आपको दिए गए हैं. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. प्रोहिबिटेड है, आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ दीज. स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इन बेसिस पर. No citizen shall on the grounds only of these or any of them be subjected to any disability, liability, restrictions or condition with regards to access to shop, public restaurant, hotel और place of public entertainment. इन पर जाने से किसी को मना नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं, पर्टिकुलर जेंडर के हैं, रेस या फिर रिलीजन को बिलोंग करते हैं. और द यूज़ ऑफ वेल, कुआं है कोई अगर पब्लिक डोमेन में, उसको यूज़ करने से टैंक, बेदिंग घाट, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक. कोई अगर इनमें से चीज़ है जो कि स्टेट फंड से, गवर्नमेंट के फंड से बनी है, पार्टली चाहे फुल्ली, या फिर जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए, तो आप इन लोगों को मना नहीं कर सकते हैं, किसी को भी मना नहीं कर सकते हैं उसको यूज़ करने से. ओके. चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में क्या कुछ चैलेंजेस हैं, उसके सामने चुनौतियां हैं. नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक. आप किसी भी कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, पूरे तरीके से लोकतांत्रिक नहीं बोल सकते हैं. देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज़. तो हमेशा कोई ना कोई कम्युनिटी या फिर कोई इंडिविजुअल भी ट्राई करता है, कोशिश करता है कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को और एक्सपैंड करे और ज़्यादा इक्वालिटी मिले लोगों को, चाहे वो कोई करंट इशू पर हम बात करें या फिर कोई नया इशू. सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड. और सेंट्रल बात यह है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए और उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए. In this book, you will read about how the issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. इस बुक में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इशू है इक्वालिटी का वो अफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को. As you read these chapters, और जब इन चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे, थिंक अबाउट, सोचिएगा, वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोगों की बराबरी, इक्वालिटी, एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी, और जो उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने की एक चाह है, इज अपहेल्ड, क्या लोग उसके पक्ष में हैं. ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर हुआ हो. क्वेश्चन आंसर्स वी विल कवर इन अनदर वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.